and let it get start. We'll wow. Okay. Now vapor pressure, right? Now we have discussed that vapor pressure के अंदर हमने क्या किया था, हमने एक क्लोज कंटेनर लिया था. I have taken a bowl of water inside it. At a temperature T inside a closed container. And we have discussed that कि यार अगर मैं इसके सरफेस को एनालाइज करूं तो जो मॉलिक्यूल सरफेस पर होते हैं उनका जो केमिस्ट्री रहेगा उन मॉलिक्यूल से डिफरेंट रहेगा जो कि मॉलिक्यूल्स कहां पर होते हैं, नीचे से नीचे अंदर हाँ नीचे होते हैं, राइट. सो इट बी लाइक हियर. अंदर के मॉलिक्यूल्स को कौन से मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, बल्क मॉलिक्यूल, बल्क मॉलिक्यूल्स, और ऊपर वाले बल्क मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल. सरफेस Very मॉलिक्यूल. good. So shall I say that the molecules on the surface is known as the surface molecules, and this molecules are known as bulk molecules. Now understand, we have discussed that the molecules on the surface are at very high unbalanced or residual forces, and those forces are known as, no, those are very unbalanced forces, and due to this unbalanced forces क्या होता है, there exist unbalanced forces, and because of these unbalanced forces the surface molecules have very high energy and that energy is known as surface energy. very good, so proud of you. लिख लिया? सर Yes, sir. सर एक मिनट अच्छा, just understand and write everything properly, ठीक है? डन सर. गुड. एक मिनट सर, एक मिनट ला. अरे नहीं नहीं नहीं, आगे समझाना, ये लिखा ही रहेगा इधर, भागेगा नहीं कहीं वो. Yes, sir. ठीक है. Now understand that we have done a curve known as Maxwell-Boltzmann distribution curve. ठीक है. Now understand that what Maxwell-Boltzmann distribution curve told. It told that in a fluid क्या होता है, जो flow कर सकते हैं, like gases and liquid. Now he told that I do have a fraction of molecules. यार एक बात बताओ, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन अंकल ने अगर याद करो, he has given, one second, Vivek, isn't it obvious? Concentrate here. अभी तक चल रहा है तेरे दिमाग में? सर वो पहले भेजा था. अच्छा, इधर देख, I have a fraction of molecules, right? And he gave it with velocity. So that was the curve which Maxwell-Boltzmann curve gave. Now shall I say that अगर v का कर्व यही है तो v स्क्वायर का भी कर्व यही होगा? अरे जो शेप v की है वही v स्क्वायर की होगी ना? Yes, sir. ठीक है. और अगर इसको हाफ m से मल्टीप्लाई करूं जो कि मास ऑफ मॉलिक्यूल है तो वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, करेक्ट? तो काइनेटिक एनर्जी का भी जो कर्व रहेगा वो ऐसे ही रहेगा. Yes, sir. Are you getting what I'm trying to say here?
Yes, sir. Yeah, now understand one thing. What he did, he gave a graph between fraction of molecule versus kinetic energy. He told that the curve is like this. Okay. Now I know that suppose this is a high kinetic energy region. This is a high kinetic energy region. तो बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिसका काइनेटिक एनर्जी हाई है. वी हैव डन दैट. और अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स देखना चाहें जिसमें जितना काइनेटिक एनर्जी इतना है और इससे ज्यादा है तो मतलब ये हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व. तो शैल आई से दैट दिस एरिया अंडर द कर्व, वन सेकेंड, this area under the curve, this area, it represents the fraction of the molecule having energy Ke or more than Ke. This is the Ke I am talking about. I'll make it Ke dash ताकि कंफ्यूजन नहीं हो. तो Ke dash इज अ हाई काइनेटिक एनर्जी रीजन. तो ये एरिया अंडर द कर्व ये बताएगा एक मिनट. फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी Ke और मोर देन Ke. या तो एनर्जी Ke बताएगा या उससे ज्यादा बताएगा. गेटिंग अ पॉइंट? Yes, sir. वेरी गुड. तो आगे चलें. Yes. सर के और के डैश क्या है वो एक बार फिर से बताओ ना. क्या 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 क्या? के और के डैश. हाँ मैंने बोला सपोज करो Ke डैश है वो हाई काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है. यस. तो हाई काइनेटिक एनर्जी का जो फ्रैक्शन है ना इट इज दिस मच और मोर देन दिस मच. सो ये एरिया अंडर द कर्व जो है इट विल गिव मी एनर्जी Ke और मोर देन Ke. गेटिंग इट? तो अब मेरे को एक बात बताओ. मुझको पता है कि इवेपोरेशन हो रहा है. ठीक है. नाउ इवेपोरेशन के चक्कर में जो सब देखो मैंने कहा था ना काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी. कुछ मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगी, कुछ मॉलिक्यूल के पास इंटरमीडिएट रहेगी और कुछ मॉलिक्यूल के पास लो रहेगी. एग्रीड? यस सर. अब चक्कर क्या है, क्या इंटरमीडिएट और लो काइनेटिक एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं कहते हैं दे कैन लीव इजीली, या हाई काइनेटिक एनर्जी वाले No. molecules leave easily will leave easily from the system? High kinetic High energy. kinetic energy High वाला. energy will leave easily. करेक्ट. देखो हाई kinetic energy वाला. मुझे पता है कि हर एक मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं. To leave that attractive forces and to go into the surroundings, you require large amount of kinetic energy. Correct? Now, only few molecules have large amount of kinetic energy. उसमें से भी बहुत सारे मॉलिक्यूल सरफेस पर हैं क्योंकि उनके पास सरफेस एनर्जी ज्यादा है. उनका एनर्जी कंटेंट ऑलरेडी ज्यादा है. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस सर. Sir, can you repeat, please? पर फिर से रिपीट करो ना. हाँ मैंने कहा कि मेरे पास कुछ ही मॉलिक्यूल्स हैं जिनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है. वही काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स उड़ेंगे, है ना? Yes. Yes, yes. नाउ हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स उड़ेंगे तो मुझे पता है कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए. अब कुछ ही फ्रैक्शन है जिनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा और उनमें से ज्यादा फ्रैक्शन सरफेस पे अवेलेबल है क्योंकि सरफेस मॉलिक्यूल का एनर्जी कंटेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है. ठीक है. तो Yes, sir. मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल ऑन द सरफेस और थोड़े बहुत अंदर रहेंगे जिनकी टेंडेंसी होगी इवेपोरेट करने की. यू अंडरस्टूड दैट पॉइंट? क्योंकि उनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है. You understood that point, guys? Sir, Yes.
सर वापस से बताओ कि मेरा वीडियो लैग कर गया था। मैंने कहा कि अगर 1000 मॉलिक्यूल्स है उसमें से 100 मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, वही 100 मॉलिक्यूल्स कैन इवेपोरेट बिकॉज वो अपना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ के बाहर जाएंगे। एग्रीड? हाँ सर। उन 100 मॉलिक्यूल्स में से भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स सरफेस पर होंगे। रीजन बीइंग जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो काइनेटिक एनर्जी है और उनका जो सरफेस एनर्जी है वो ऑलरेडी हाई है बिकॉज अनस्टेबल है। हाँ और कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर होंगे जिनकी टेंडेंसी है उड़ने की। अंडरस्टूड? हाँ हाँ, आगे चलें। ओके सर। ये लिख लिया? यस फिर सर। सर जो सरफेस Yes. सर जो सरफेस पे होंगे वो किसी ना किसी पॉइंट पे एवापोरेट होंगे ही ना। बेटा हर एक मॉलिक्यूल नहीं इवेपोरेट होता, जिनका मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है वो इवेपोरेट होता है। एग्री? हाँ ओके हाँ, अंडरस्टूड? यस ओके, तो shall we move ahead? Yes. सर Very good. Now, where we? ठीक है, one second. Now, understand one thing. Initially, there are a lot of molecules on the surface which has large amount of kinetic energy. Now, because they have large amount of kinetic energy, they have a tendency to evaporate. और ये भी हो सकता है कि मेरे पास बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है ना इनसाइड भी, तो ऐसा हो सकता है कि एक हाई काइनेटिक एनर्जी वाला जो पार्टिकल है, लिक्विड पार्टिकल है, वो बहुत हाई स्पीड से इस सरफेस मॉलिक्यूल पे अटैक करे और ये सरफेस मॉलिक्यूल इतनी एनर्जी लेके क्या करेगा, इल गो आउट। तो इवेंचुअली जो मॉलिक्यूल सरफेस को लीव कर रहे हैं या फिर लिक्विड को लीव कर रहे हैं उनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, ज्यादा। सर गेटिंग इट? तो अब सीन क्या है, इनिशियली एक बार बताओ, शुरुआत में जब मेरे पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं, राइट, इनिशियली व्हेन आई हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो क्या होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन का? भैया इनिशियली मेरे पास काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल ज्यादा है, सपोज 100 है आउट ऑफ 1000, तो इनिशियली 10 मॉलिक्यूल उड़ेंगे, हाँ है ना? जैसे 10 मॉलिक्यूल उड़े तो वाटर के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी कंटेंट है वो कम हुआ या ज्यादा हुआ? कम हुआ। तो अब 10 मॉलिक्यूल उड़ने के बाद, हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल उड़ने के बाद जो मॉलिक्यूल बचे उनका टेंडेंसी इवेपोरेट करने का ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। क्या बात कर रहे हो? पहले 100 मॉलिक्यूल्स थे जो उड़ रहे थे, अब 100 में से 10 निकल गए, अब जो हाई काइनेटिक एनर्जी कंटेंट है वाटर का वो 100 कम में हुआ। सर हाँ सर 100 में से 10 के और भी ज्यादा है मतलब। बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी ना लीव द लैटिस के लिए। हाँ तो अगर सपोज 100 मॉलिक्यूल्स है, सारे 100 तो इकट्ठे जाएंगे नहीं, अनलेस वो कोलाइड करते रहेंगे ना एक दूसरे के साथ। हाँ सर। तो होगा क्या, सपोज एक मोमेंट पे 10 मॉलिक्यूल्स उड़ गए। कितने मॉलिक्यूल्स उड़ गए? 10। तो लिक्विड का जो काइनेटिक एनर्जी कंटेंट है वो कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम होगा कम होगा, कम होगा। तो क्या होगा, 10 मॉलिक्यूल उड़ गए, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम है वो कम हो गया। जब वो कम हो गया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। ज्यादा कैसे होगा जब कम हो गया। अभी पहले 100 थे तो ज्यादा, 90 बच्चे तो क्या ज्यादा होगा ही कम होगा?
कम हो गया। कम हो गया। अगर 90 में से लेट्स से 90 मॉलिक्यूल्स में से 9 मॉलिक्यूल्स आर evaporating now. So again, the rate of evaporation of remaining liquid will be higher or lower? लोअर लोअर ऑफ कोर्स। धीरे 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 रेट ऑफ evaporation क्या हो रहा है? 0 डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होगा। तो 0 में होता है क्या? हाँ 0 होगा क्या कभी रेट ऑफ? नहीं ऐसा नहीं होता, 0 नहीं होता। सुनो इधर, क्यों सर? अरे बताता हूँ ना, रुको ना, ओके। रुको, सुनो धीरे धीरे। Initially, the molecules which have high kinetic energy were high, and hence the rate of evaporation was high. With respect to time, kinetic energy of molecules of liquid decreases, rate of evaporation decreases. Agreed? Yes, sir. Very good. आगे चले? सर Yes. एक मिनट सर। अरे बेटा इतना समझ में आया? हाँ सर। आगे। सर वो 1000 वाला एग्जांपल में एक बार लिखा दो ना, हाँ तो wait, वो याद रह जाएगा। wait. 1000 वाला मॉलिक्यूल्स क्या करूं एग्जांपल? मतलब जो आपने बोला ना कि वो 1000 में से सपोज कर इनिशियली ना 100 मॉलिक्यूल्स, 1000 मॉलिक्यूल्स थे जिनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा था, राइट? यस सर। ना 1000 में से 100 मॉलिक्यूल्स थे जिनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा था। तो 100 मॉलिक्यूल्स में से लेट्स से 10 मॉलिक्यूल हाई काइनेटिक एनर्जी वाले उड़ गए। यस सर। तो जो लिक्विड के अंदर नेट काइनेटिक एनर्जी रहा, जब हाई काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल लिक्विड को छोड़ के इवापोरेट हो गए, तो जो काइनेटिक एनर्जी कंटेंट था सिस्टम का, लिक्विड का, वो बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। कम होगा। तो टेंडेंसी टू इवापोरेट, फर्दर टेंडेंसी टू इवापोरेट बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। बेटा समझा? रेट ऑफ इवेपोरेशन सर हाँ ये रेट ऑफ इवेपोरेशन वाज हाई। उसके बाद की लाइन मुझे थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड डिक्रीज। With respect to time, the kinetic energy of molecules of liquid decreases. अच्छा हाई के बाद फुल स्टॉप है क्या सर? हाँ हाई के बाद फुल स्टॉप है? नहीं ना। हाँ 1 सेकंड, किधर है? कॉमा है, ठीक है? ओके। नाउ लिसन एवरीवन, अब सुनो ध्यान से। मेरे पास चक्कर क्या है, ये सरफेस था, सरफेस पर मेरे पास मॉलिक्यूल्स थे। चले से दैट अगर सरफेस पे मॉलिक्यूल्स थे मेरे पास, तो अंडरस्टैंड वन थिंग, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा था, यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा था, यहाँ पे जो नेट फोर्स कहाँ था? नीचे की तरफ। एग्री? यस सर। नाउ अगर कोई भी मॉलिक्यूल वेपर फेज से अगर इस पर्टिकुलर सिस्टम में, 1 सेकेंड यार, कहाँ से कहाँ आ रहा है, इस पर्टिकुलर सिस्टम पे कोलाइड करता है, तो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्टिकुलर इनर पुल, तो क्या होगा? ये इनर पुल इस वाटर वेपर को लिक्विड का पार्ट बना देगा। अगेन इट कोलाइड, अगेन बिकम पार्ट ऑफ अ लिक्विड, अगेन इफ इट इज कोलाइडिंग इट बिकम पार्ट ऑफ द लिक्विड बिकॉज ऑफ दिस बैकवर्ड पुल। यस सर। हाँ, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे?
जब लिक्विड एब्जॉर्प्शन, कंडेंसेशन, जब लिक्विड कंडेंसेशन, से वेपर कंडेंसेशन, बना, सुन तो लो, लिक्विड से वेपर बना इवापोरेशन, अब वेपर से लिक्विड बन रहा है, क्या होगा ये? कंडेंसेशन ऑफ कोर्स। कंडेंसेशन, कॉन्डेंसेशन। अब कॉन्डेंसेशन के अंदर वाओ, नाउ कॉन्डेंसेशन के अंदर क्या होगा? एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन अबव द लिक्विड आर हायर, तो ज्यादा कोलिजन होगा, हाँ ज्यादा सर। कोलिजन होगा, ज्यादा लिक्विड वेपर, ज्यादा वेपर मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होंगे, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अंडरस्टैंड दैट इनिशियली, शुरुआत में क्या कोई वाटर वेपर था क्या? नहीं था। तो रेट ऑफ कॉन्डेंसेशन क्या था? ज्यादा। वाह, लो था, नहीं सॉरी, लो था, इवेपोरेशन ज्यादा था, जीरो था। कंडेंसेशन कम था। जब वेपर के मॉलिक्यूल्स लिक्विड के ऊपर कम है, तो रेट ऑफ कॉन्डेंसेशन, क्या कोई लिक्विड, कोई भी वेपर मॉलिक्यूल क्या लिक्विड सरफेस के साथ कोलाइड कर रहा है क्या? लो सर। तो नो कॉन्डेंसेशन होगा क्या? जीरो। नहीं ना, विल इट कॉन्डेंस? नहीं। No. So with respect to time, the number of vapor molecule increases. So rate of condensation. Increases. Are you getting a point what I'm trying to say here? Okay. Got that? Well, तो तो आप समझाओगे। मैंने कहा देवांश, मैंने कहा था क्या बोला? मैंने बोला कि पहले ना लिक्विड के ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं था, तो क्या कोई भी मॉलिक्यूल लिक्विड सरफेस पे कोलाइड करेगा? नहीं। नहीं ना, तो वेपर मॉलिक्यूल था ही नहीं, तो वेपर मॉलिक्यूल लिक्विड सरफेस पे कोलाइड करेगा ही, तो कंडेंसेशन नहीं होगा। धीरे धीरे 10 मॉलिक्यूल आए ऊपर, फिर 9 मॉलिक्यूल आए, फिर 8 मॉलिक्यूल आए, तो 10 + 9 19, 19 + 8 27, 27 + 7 34, सो ऑन, राइट? यस सर। तो नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना, यस सर। तो रेट ऑफ कोलिजन विद द वाटर, बढ़ेगा। कंडेंसेशन, बढ़ेगा सर। हाँ दैट्स व्हाट आई सेड, समझा? Yes. हाँ, that's what I said. Now what will happen here? Initially, the vapor particles were absent, and hence rate of evaporation, rate of condensation कंडेंसेशन was low when the molecules are increasing in the vapor phase, the rate of condensation increases with respect to time. Agreed? Yes, sir. Cool. आगे चलें? एक मिनट सर। हाँ बेटा, ले लो 1 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। Guys, why you have switched off your video? This switch on your camera, right? Shaki, Mohit, Shamika, Navya, Mradita, Talika, Arya, ZPLIE 2020 AM01 ... सर लास्ट का लाइन क्या लिखा है हमने? इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू द के बाद क्या है? हाँ, विद Time रिस्पेक्ट अलग टू से respect to हुआ। time. With respect to time. टू टाइम।
Talika Shankar ZPNNM2020CN. I don't know who is that. Shankar, Deep, Sanjana, and all the IDs which never followed that you have to write your name first. Mansi once. सर Yes. सर आपने बोला था कि बेटा अगर आवाज नहीं आ रही तेरी. हेलो सर हाँ. हाँ सर आपने बोला था कि अगर कोई पार्टिकल निकल जाएगा मतलब जब कोई कोई पार्टिकल निकल जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी जिसका ज़्यादा रहेगा वो जब ये निकल जाएगा एवापोरेट हो जाएगा तो उसके बाद उसका नेट काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा. हाँ, वाटर का. लेकिन सर अगर कोई पार्टिकल अगर निकल जाता है तो अगर पार्टिकल निकल गए तो जो अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में वो भी कम हो जाएगा ना. तो वो लोग ज़्यादा फ्री हो जाएंगे तो ज़्यादा निकलना चाहिए. क्यों कम होगा बेटा? अट्रैक्शन. गैप आ जाएगा ना बीच में क्योंकि मॉलिक्यूल्स. अच्छा, मतलब वो फिल नहीं होगा. मॉलिक्यूल्स कम होंगे ना. मतलब वो फिल नहीं होगा ऐसा. सर मतलब वैसे नहीं, अगर सपोज करो आई हैव स्टैक ऑफ बॉल्स, राइट. कॉस्को बॉल्स ले ले, टेनिस बॉल्स, ठीक है. आई मेड अ लेयर ऑफ इट. उसमें से अगर नीचे एक टेनिस बॉल निकलती तो मतलब बीच में एक गैप क्रिएट होता है क्या? नहीं, नहीं हाइट सर. कम हो जाता उसके है. अरेंजमेंट में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर. हाँ, तो एक टेनिस बॉल पहले भी 6 टेनिस बॉल्स के साथ सराउंडेड थी, अभी भी 6 टेनिस बॉल के साथ सराउंडेड है. तो अट्रैक्शन रिपल्शन में क्या फर्क पड़ा मुझे बता. जब कोई गैप बढ़ा ही नहीं बॉल्स के बीच में तो इंटरैक्शन तो सेम रहेगा ना. हाँ सर. हाँ, तो फिर नंबर ऑफ बॉल्स सर फिर कभी जीरो नहीं होगा क्या? है ना. It does not depend on the Rate of number, evaporation. depending on the arrangement, right? The way it attracts each other. Okay, guys. आगे सर चल. इवापोरेशन और कंडेंसेशन इक्वल हो गए तो. हाँ हाँ, so proud of you. आगे चलें. सुनो, यहाँ पे इवापोरेशन देखते हैं, यहाँ कॉन्डेंसेशन देखते हैं. एक बात बताना थोड़ा ध्यान से, है ना. सर वो पिछली स्लाइड दिखाओ जरा. क्या? पिछली स्लाइड बस डायग्राम दिखना था. ओके, 1 सेकेंड. हाँ ठीक है सर. या, थैंक यू. 1 सेकेंड. Okay. Now understand one thing which we are discussing here. कि एक जगह इवेपोरेशन हो रहा है, एक जगह कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है. टाइम ले लेते हैं. टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब जब स्टार्ट हुआ. लेट्स से 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 4 seconds, so on. ठीक है. Let's say initially 10 molecules were evaporating. Condensation कितना था initially? 0. जब 1 सेकेंड हुआ तो 9 molecules evaporate होंगे, कंडेंस 1 हुआ. Let's say, getting it? Condensation का रेट धीरे धीरे बढ़ेगा ना. लेट्स से 8 मॉलिक्यूल और इवेपोरेट हुए. लेट्स से 2 मॉलिक्यूल और कंडेंस हुए. एग्रीड? हाँ सर. लेट्स से 7 मॉलिक्यूल इवेपोरेट हुए. लेट्स से 3 मॉलिक्यूल कंडेंस हुए. एग्रीड? यस. लेट्स से 6 मॉलिक्यूल इवेपोरेट हुए. लेट्स से 4 मॉलिक्यूल कंडेंस हुए. 5वें सेकेंड में 5 मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे हैं और
कंडेंस हो रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एक बात बताना, ठीक है। यहाँ पे ना टोटल नंबर ले लेते हैं मॉलिक्यूल्स का, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैंने लेट्स से लिक्विड की 100 मॉलिक्यूल स्टार्ट किए। कितने मॉलिक्यूल स्टार्ट किए? 100 मॉलिक्यूल स्टार्ट किए। अब 100 मॉलिक्यूल स्टार्ट किए तो जब 10 उड़े होंगे तो बचे कितने? 90। वेरी गुड। तो 90 मॉलिक्यूल्स का टेंडेंसी कितना है इवापोरेट होने का? अरे 90 मॉलिक्यूल में 2 मॉलिक्यूल इवापोरेट हुए ना, बचे कितने? अरे गाइस मैं चाहता हूं 81 I want that all of you should understand the things properly here, ठीक है। मुझे ये बताओ 100 मॉलिक्यूल्स थे, इनिशियली रेट ऑफ इवापोरेशन बहुत ज्यादा था, तो 10 मॉलिक्यूल इवापोरेट हुए, तो टोटल मॉलिक्यूल वेपर फेज में कितने आए? 81। 10 मॉलिक्यूल। अरे बाबा अभी कितने आए? 10। कंडेंस कितने हुए? 0। वेरी गुड। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले सेकंड के बाद कितने आए? 9। तो टोटल मॉलिक्यूल्स कितने आ गए? 19 मॉलिक्यूल्स का कॉन्डेंसेशन रेट कितना है? 1। बात समझ में आई कि अगर 19 मॉलिक्यूल्स ऊपर होंगे तो कॉन्डेंसेशन कितना हो रहा है? 1। एग्रीड? यस सर। तो टोटल मॉलिक्यूल्स ऊपर कितने बचे? 18। अब उस पॉइंट पे जब 18 मॉलिक्यूल्स ऊपर आए तो बचे कितने इधर? 19 माइनस 8 82। एग्रीड? भैया 9 उड़े थे, एक वापस आया, तो नेट 8 ही उड़े ना, तो 83 ना। 82 बचे। जब 82 थे, जब 82 थे तो कितने मॉलिक्यूल्स उड़े? 8। तो अभी 18 मॉलिक्यूल्स से ऊपर 8 और आ गए, तो टोटल मॉलिक्यूल्स कितने आ गए? 26। 10 18 अभी कितने आए बेटा? 26। 26 का अरे सुन तो लो, जब 26 मॉलिक्यूल्स थे तब इसका रेट ऑफ कंडेंसेशन कितना था? 2। एग्रीड? बिकॉज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो ऊपर है वो ही डिसाइड करेंगे ना कि कॉन्डेंस कितना होगा। सर हाँ सुन रहा हूँ सर, जो आपने 82 लिखा है ना सर, वहाँ पे 81 आना चाहिए ना, क्योंकि एक कंडेंस होके वापस। क्यों 81 क्यों आना चाहिए सर? क्योंकि सर 9 इवेपोरेट हो रहे हैं और 1 तो वापस कंडेंस हो रहे हैं ना। हाँ तो नेट कितने इवेपोरेट हुए? 9। वाह, एक कंडेंस हुआ तो बचे कितने? 8। अरे हाँ, हाँ, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने बचे 90 में से? हाँ सर, समझा। अब 82 में से 8 निकले तो 20 कितने बचे थे? 6। अरे नहीं यार, 82 में से 8 बचे, 8 निकले तो कितने बचे? तो 74। करेक्ट? हाँ 74 में से 2 वापस आए, 76 बचे, तो उड़े कितने टोटल? 24। एग्रीड? एग्रीड? यस सर। हाँ, हर एक सेकंड की बात हो रही है। उसके बाद जब 76 मॉलिक्यूल्स थे लिक्विड के अंदर तो कितने मॉलिक्यूल इवापोरेट हुए? 7। तो टोटल कितने हो गए वेपर फेज में? 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7, मतलब सॉरी 24 प्लस 7 कितना हुआ? बिकॉज ये वेपर फेज में था ना। 31 वेपर फेज में आया, तो 31 का जो टेंडेंसी है कंडेंस होने का बढ़ गया। जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वेपर फेज में बढ़ गए, कंडेंसेशन रेट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? यस सर, बढ़ गया। तो 3 हो गया। एग्रीड? एग्रीड? यस सर। तो 7 उड़े, 3 वापस आए, तो नेट कितने उड़े? 4।
4 यहाँ पे आ जाएगा 28 डिग्री। जब 72 मॉलिक्यूल्स थे तो कितने उड़े? 6 हाँ, उसमें से कितने वापस आए? 4 तो नेट कितना? 2 ये आया 70, ये आया 30। एग्री? जब 70, सुनना आप ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 70 मॉलिक्यूल्स लिक्विड में थे तो कितने इवेपोरेट हो रहे हैं? 5 कॉन्डेंस कितने हो रहे हैं? 5 तो कितने मॉलिक्यूल्स बचे? 0 अरे यार, बचे 70 70। और कितने आए सरफेस और उसमें ऊपर? 30 अच्छा, 70 मॉलिक्यूल्स का टेंडेंसी कितना था इवेपोरेट करने का? 5। तो कॉन्डेंसेशन भी 5 ही होगा। हाँ सर। बिकॉज 30 मॉलिक्यूल्स का कॉन्डेंसेशन रेट है 5। एग्रीड? यस सर। तो देखा जाए उसके बाद हर एक स्टेप पे 70 मॉलिक्यूल और 30 मॉलिक्यूल ही बचेंगे। यस सर। तो देखा जाए तो जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कॉन्डेंसेशन इक्वल होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वेपर फेज के अंदर क्या हो जाएंगे? इक्वल सेम हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वेपर फेज में सेम हो गए तो नंबर ऑफ मोल सेम हो गए। हाँ प्रेशर कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट। उस पर्टिकुलर प्रेशर को ना वेपर प्रेशर कहते हैं। बात समझ में आई? अच्छा ओ सर, एक टेम्परेचर पे। हाँ सर। हाँ, बात समझ में आ रही है? यस तो सर। ऐसा होता है, ब्रीफ सुन लो सारे। ऐसा होता है कि इनिशियली रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत हाई होता है, उसके बाद रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता रहता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन हाई होता रहता है। एक ऐसे पॉइंट पर जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो जाता है, उसके बाद जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वेपर फेज में होते हैं उसके ऊपर होते हैं, और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज में होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, मतलब वो सेम हो जाते, कांस्टेंट हो जाते हैं, उसमें चेंज नहीं आता। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वेपर फेज में कांस्टेंट हो जाते हैं। उस वेपर फेज का जो प्रेशर एक्सर्ट होता है हर जगह पे, उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। बात समझ में आई? यस सर। सर वापस से हाँ, लास्ट वाला वर्ड जब इक्वल होता बट आई एम सेइंग दैट मैं देख रहा हूँ कि इवेपोरेशन कम हो रहा है, कंडेंसेशन बढ़ रहा है। तो जब इवेपोरेशन कम हो रहा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द वेपर फेज जो आ रहे हैं, ठीक है, वो पहले बहुत ज्यादा है, फिर थोड़े कम आए, फिर और कम आए, फिर और कम आए। तो वेपर फेज के अंदर पहले 10 मॉलिक्यूल्स थे, तो 10 मॉलिक्यूल्स इधर उधर कोलाइड करेंगे तो प्रेशर था। फिर 8 मॉलिक्यूल्स और आए तो प्रेशर बढ़ा बट कम बढ़ा। उसके बाद और प्रेशर कम बढ़ा, बढ़ तो रहा है बट जो बढ़ने की टेंडेंसी है वो ज्यादा है कि कम है? कम है। हाँ, तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ रहा है कंटेनर के अंदर। एक ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट पर जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने इवेपोरेट हो रहे हैं उतने ही कॉन्डेंस हो रहे हैं, तो क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में चेंज होंगे क्या उसके बाद? नहीं। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वेपर फेज में चेंज नहीं हो रहे हैं तो उनका कोलिजन हर एक डायरेक्शन में एक पॉइंट के बाद सेम हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर प्रेशर को ना वेपर प्रेशर कहते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, आगे चलें। यस सर। चल अब दिस। यस सर, हमें क्वेश्चन में हमेशा दिया होता है ना वेपर प्रेशर? हाँ, आगे चलें गाइस। यस सर। हाँ, यस सर। ओके, नाउ लिसन। तो व्हाट इज द वेपर प्रेशर टर्मिनोलॉजी? वेपर प्रेशर का मतलब क्या हुआ? इट इज द प्रेशर exerted by the vapors of liquid on the surface of liquid
inside a closed container at constant temperature when the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation. Agreed? Yes, sir. Yes. बात समझ में आई? अर्थात अच्छा, वन मोर थिंग यार, एक बात बताओ, वेपर प्रेशर किसकी वजह से आया? भाई साहब, वेपर प्रेशर किसकी वजह से आया? इवेपोरेशन और कंडेंसेशन होने की वजह से। इवापोरेशन और कंडेंसेशन होने के कारण। नहीं नहीं नहीं, पहले ये बताओ कि वेपर प्रेशर किसकी वजह से आया? जो मॉलिक्यूल्स, वाटर तो ठीक है, बट जो मॉलिक्यूल्स जिनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा था और सरफेस एनर्जी जिनका भी था। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा था, राइट? तो अच्छा ये बताओ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन होता है? वॉल्यूम का होता है, क्या नाम है तुम्हारा, नंबर ऑफ मोल्स का होता है, या टेम्परेचर का होता है? टेम्परेचर बाय 2 nRT, याद है तुमको? यस सर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, एक मोल के लिए 3/2 RT। तो काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, राइट? सिर्फ टेम्परेचर। Shall I say that vapor pressure सर वेपर डेंसिटी भी होता है ना? अरे यार, वेपर डेंसिटी तो मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 होता है ना। वेपर प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सर काइनेटिक एनर्जी में अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 से ज्यादा हुए तो वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये कहता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो उड़ेंगे वो किसका फंक्शन होता है? हमने टेम्परेचर चेंज किया तभी तो फ्रैक्शन चेंज हुआ। वेपर प्रेशर, जब टेम्परेचर चेंज करूंगा तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो ज्यादा होगा, और क्या नाम है, प्रेशर जो एक्सर्ट करेगा वो कम होगा। जब ज्यादा होगा तो वो ज्यादा उड़ेंगे ना। अगर काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन ज्यादा हो गया तो ज्यादा मॉलिक्यूल वेपराइज हो रही है, कम मॉलिक्यूल वेपराइज हो रहे हैं? अगर ज्यादा मॉलिक्यूल वेपराइज होंगे तो गैस जो वॉल्स के साथ कोलाइड करेगा वो ज्यादा करेगा कि कम करेगा? ज्यादा करेगा। तो प्रेशर किसकी वजह से आता है? कोलिजन की वजह से आता है ना। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा आ रहे हैं बाहर, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब भी समझो क्या कह रहा हूँ? हाँ। Vapor pressure is a function of temperature only, temperature and nature of liquid. अब ये मत बोलना कि लिक्विड वाटर और अल्कोहल दोनों इक्वली उड़ेंगे। जल्दी कौन उड़ता है? अल्कोहल। उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? लो होता है, तभी तो उड़ता है जल्दी। इससे याद आया, यूज सैनिटाइज प्रॉपर्ली, सैनिटाइजर प्रॉपर्ली। यस सर। ओके, डन sir. Okay, understood. Vapor pressure is a function of temperature and nature of liquid only. Getting it? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो एक पर्टिकुलर लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर चेंज करोगे तभी वेपर प्रेशर चेंज होगा। वेपर प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। नहीं करेगा। नहीं करता। शामिक का समझ में आया? ध्यान इधर उधर भटक गया जरा। हाँ, एक्चुअली मम्मा कुछ पूछ रही थी। ओके, ओके, फाइन।
आदित्य अज्ञान तू छेड़खानी कर रहा है कैमरा के साथ, कुछ चैन नहीं है मतलब। नो सर, वो कंट्रोल कैमरा के पास ही है सर। हाँ सर वो कंट्रोल्स वगैरह कैमरा के पास ही है। ओके Srikanth has a Superman wala S, no? In trying to improvise his personality by these fake symbols. Shreya, you understood that? Yes, sir. Very good. JPLIE 2020NT009. भाग गया, कहाँ गया? हाँ क्या हुआ बेटा? कॉपी गाइस लिख लिया? यस सर, लिखिए। अच्छा मैं एक मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन देता हूँ, तुम बताना कौन कौन सा ऑप्शन सही है उसके अंदर, देन विल मूव अहेड। ओम। हाँ सर। बेटा स्क्रीन पे ध्यान दो। हाँ सर। आगरान। हाँ माय गॉड। श्रेया क्या हुआ? यू आर लुकिंग टेंस्ड, आर यू फाइन? No, sir. Yes, sir. कूल। सलोनी, व्हाई आर यू ओवरथिंकिंग सर्टेन स्टफ? क्या सोच रही है? कुछ नहीं सर। And don't bite your nails, it's not a good habit. Yeah, not at all a good habit, right? Parents would have also told you that. Yeah, great. Yes. Yeah, don't do that. Sorry, what happened? Feeling cold? Sir, nothing. Nothing. Okay. Shrikant, can you come back to a human avatar as being a Superman for a while? नहीं सर, कुछ नहीं है। Good. Will you start now? Ayush is a man of his own words, right? He told that he'll not wear the cap again after losing that particular stuff, no? Good, good. Next time we'll bet on some other thing also. Okay, we'll go ahead then. Okay. Sir, of this, guys, yes or no? Yes, sir. Okay. I have a bowl of liquid. At temperature T, volume V, right? Now understand one thing. I have attached a barometer with it. Okay. I do have mercury filled in this particular barometer. Okay. Now listen, which of the following statement is correct? Which you'll observe. Which of the following statements
are correct, which you will be observing as a young scientist in a modern lab. Okay. A. The height of mercury column increases with respect to time. After some time, height of mercury column becomes constant. Initially, the rate of increase of height of mercury column was high, and with respect to time, rate of increase of height of mercury column decreases, and finally becomes zero. हाँ, ये 3 स्टेटमेंट है। तुमको मुझे ये बताना है कि तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। तीनों भी सही हो सकती हैं, 2 भी सही हो सकती हैं, एक भी सही और एक भी सही नहीं हो सकती है। तुमको बता। Take your time. Give me 1 minute, right? I'll come. वो लास्ट ऑप्शन का डिक्रीज के बाद क्या है? हेलो, फाइनली बिकम जीरो। फाइनली बिकम जीरो। एंड फाइनली बिकम जीरो। हाँ, क्या हुआ गाइस, क्या हुआ? सर वो पूछ रहा था कि लास्ट लाइन का लास्ट वर्ड मतलब लास्ट में क्या लिखा है। Finally becomes zero, and finally it becomes zero. See, I just don't want you to just copy that. I just want you to answer that particular thing. अच्छा, एक बार बताओ, बैरोमीटर की हाइट क्यों बढ़ती है? प्रेशर की वजह से। प्रेशर बढ़ने की वजह प्रेशर बढ़ता है। से। चैट में भेजा ये बैरोमीटर की प्रेशर बढ़ने पर। हाँ, प्रेशर की वजह से, राइट। तो एक बात बताओ, इनिशियली अगर एक्सपेरिमेंट ध्यान में दो, पहले कितने मॉलिक्यूल आते हैं? ज्यादा 10 निकाले थे, राइट। तो हमने एक्सपेरिमेंट किया था। हाँ सर, इनिशियली कितने ज्यादा ही मॉलिक्यूल है? 10। उसके बाद 9 तो टोटल कितने हुए?
19. 19. उसके बाद कितने आए? 8. 8. तो कितने हो गए? 27. सो ऑन. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वेपर फेज में बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं ना? बढ़ तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. अरे वाह, सो प्राउड ऑफ यू. प्रेशर इंक्रीज. इंक्रीज. तो हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम धीरे धीरे बढ़ेगा. अच्छा, फाइनली क्या हो रहा है? फाइनली रुक जाता है, फाइनली क्या होगा? कांस्टेंट हो जाता है वेपर फेज में मॉलिक्यूल. रेट ऑफ Constant हो एवापोरेशन जाएगा. और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाता है? इक्वल. कांस्टेंट. सॉरी, इक्वल इक्वल इक्वल. इक्वल हो जाता है. जब रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ एवापोरेशन इक्वल हो जाता है तो क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा. कांस्टेंट हाइट ऑफ होगा. मर्क्यूरी कॉलम कांस्टेंट होगी. कांस्टेंट हो कांस्टेंट हो जाएगा. एग्री? तो यस. पहले हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम बढ़ेगा, हाँ या ना? एवरीवन, सॉरी, श्रेया, शमिका, शाकी, यस सर, बढ़ेगा. यस सर, बढ़ेगा ना? यस बढ़ेगा. ठीक है. धीरे धीरे क्या हो रहा है? हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इंक्रीज. बढ़ ही रहा है, बट फाइनली कितना हो जाएगा? कांस्टेंट. फिक्स हो जाएगा. 0 हो जाएगा रेट ऑफ. जीरो. अच्छा, पहले एक बात बताओ, थर्ड स्टेटमेंट पढ़ना. अच्छा, पहली दो स्टेटमेंट सही है मतलब? यस सर. हाँ सर. यस सर. यस सर. सही है ना? पहली दो सर स्टेटमेंट. पहला वाला कैसे सही होगा? बेटा क्यों? हाँ सर, हाइट बढ़ रही है ना धीरे धीरे. टेम्परेचर. हाइट बढ़ रही है लेकिन उधर ऐसा नहीं लिखा है ना कि रुक गया. अरे बेटा, वो सेकंड लाइन में लिखा ना. अच्छा, कंबाइन करके. हाँ, कंबाइन कर. तो अब मुझे एक बात बताओ, थर्ड स्टेटमेंट सुनो. थर्ड में क्या लिखा? राइट है सर. थर्ड में हाँ सर. पहले हाई था फिर लो हो गया ना रेट ऑफ. पहले रेट ज्यादा है, फिर रेट मॉलिक्यूल्स बढ़ने का रेट कम हो रहा है. बढ़ेगी कम बढ़ेगी? कम कम बढ़ती जाएगी. पहले 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 जो हाइट पहले ज्यादा बढ़ेगी. बढ़ेगी ज्यादा बढ़ेगी पर कम टाइम बढ़ेगी. होता रहा तो जो प्रेशर बढ़ना था वो ज्यादा बढ़ रहा है कि कम बढ़ रहा है? कम बढ़ रहा है. तो पहले हाइट ज्यादा बढ़ी, फिर जो बढ़ना था हाइट के अंदर वो कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है. कम हो रहा है. तो मैंने भी तो ये लिखा है. हाँ, सब सही है. हाइट All of the above are correct. हाँ. Slowly the rate of increase of height becomes will decrease, and finally जब रेट बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा नहीं तो हाइट कांस्टेंट हो जाएगी ना. तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट कितना होगा? 0. समझ में आया? यस सर. या. अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी. वी आर प्लेइंग विद इंग्लिश. श्रेया, समझ में आया? यस सर. ग्रेट. किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर? नूतन? No sir, ओके no doubt. ओके. सलोनी? ओके ना. हाँ. सर समझा समझा. एक बात बताओ सारे, ठीक है? वेपर प्रेशर फंक्शन किसका था? टेम्परेचर और नेचर ऑफ लिक्विड. टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ लिक्विड. ठीक है. अगर वाटर ही उठाऊं, समझना एक चीज को, अगर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर at 300 Kelvin is 0.5 atm, तो इसका मतलब क्या है?
मतलब जब रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल होगा। इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने लिक्विड वाटर लिया ना, लिक्विड वाटर, तो लिक्विड वाटर का टेंडेंसी होगा वेपराइज करने का इनटू वाटर गैस, हाँ, वाटर वेपर। एग्री? एग्री। हाँ, ये तब तक इवेपोरेट करता रहेगा जब तक 300 केल्विन में जो प्रेशर है वाटर वेपर का वो 0.5 में हो जाए। जैसे ही 0.5 ATM बना, उसके बाद लिक्विड वाटर में, वाटर लिक्विड में इक्वल रेट से कन्वर्ट करेगा। एग्री? एग्रीड। अक्कल बड़ी की भैंस छोड़, बाद में डिस्कस करते हो। तुम जिस कमरे में बैठे हो उसका टेम्परेचर 300 केल्विन ले लो। कितना ले लो? 300 केल्विन। 300 केल्विन। हाँ, मैंने क्या किया, एक ड्रॉप पानी की डाल दी अंदर, है ना? तो वाटर चाहता है कि वो इवेपोरेट हो ताकि उसके ऊपर वाटर का ही प्रेशर 0.5 ATM रहे। एग्री? जब तक 0.5 ATM नहीं होगा तब तक वो इवेपोरेट करता रहेगा। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। सारे लोग इसको ध्यान से समझना, अभी नहीं समझे मुझे रुकवा के आंसर दोबारा पूछना। राइट? नहीं सर, नहीं समझा क्या H2O के आगे N, ये वाला फिर से बताओ ना। वाटर ये चाहता है कि वो तब तक इवेपोरेट करता रहेगा जब तक उसका प्रेशर, वाटर का प्रेशर वाटर के ऊपर 0.5 ATM ना हो जाए। जब तक 0.5 ATM नहीं होगा ना, तब तक वाटर लिक्विड इवेपोरेट करता रहेगा। इतनी बात समझ में आई? ओके। अच्छा, अब तुमने अपने कमरे में ना एक बूंद वाटर का डाल दिया, तो एक बूंद वाटर का जब इवेपोरेट करता है ना, तो नेक्स्ट से 0.1 ATM बनाता है। कितना बनाता है? 0.1। तो तुमने क्या किया, एक ड्रॉप डाल दिया। एक ड्रॉप क्या होगा, उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? उड़ेगा। उड़ेगा, पूरा उड़ जाएगा। 0.1 प्रेशर आ गया। करेक्ट? हाँ, पूरा उड़ जाएगा। दूसरा ड्रॉप डाल दिया तो 0.2। 0.2 डाल दिया तो 0.3। 0.3। चौथा डाल दिया तो 0.4। पांचवा डाला तो 0.5। 0.5। वाटर क्या चाहता था, प्रेशर कितना हो जाए? 0.5 ATM। जब तक नहीं होगा तब तक मैं इवेपोरेट करूंगा। अंडरस्टूड? यस सर। ओके। वेरी गुड। छठा ड्रॉप डाला तो सेम रहेगा। कंडेंस हो जाएगा। कुछ कंडेंस नहीं होगा, 0.5 ही रहेगा। वो वाटर वैसा का वैसे पड़ा रहेगा, क्योंकि प्रेशर 0.5 था ना मैम। हाँ, 0.5 अटेन होने के बाद कुछ नहीं होना, और वो अपना लिक्विड जो है ना वो ऐसे पड़ा रहेगा। यू अंडरस्टूड दैट? यस सर। गाइस, एवरीवन अंडरस्टूड दैट? यस सर। यस सर। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं। तुम जिस कमरे में बैठे हुए हो ना, उसमें उस कमरे के अंदर ना तुमने डोर के अंदर एक छोटा सा होल कर दिया। गेटिंग इट? यस। वहां लगा दिया मोटर। वो मोटर क्या कर रही है, इस कमरे के अंदर ना हर एक सेकंड के अंदर, कितने सेकंड के अंदर? इन एवरी सेकंड, एक सेकंड के अंदर 0.01 ATM वाटर वेपर अंदर डाल रही है। मतलब 10 सेकंड के अंदर 0.1 ATM अंदर आ रहा है। कितने सेकंड के अंदर? 10 सेकंड। समझना है? 10 सेकंड। तो अगर पहले 10 सेकंड हुए और मोटर तुमने ऑन किया है, तो तुम्हारे कमरे के अंदर कितना वाटर वेपर आया? 0.1 ATM। 0.1 ATM। सेकंड के बाद 0.2 ATM। 0.2 ATM के बाद 0.3। 5 सेकंड के बाद 0.5। 4 सेकंड के बाद, सर 40 सेकंड के बाद 0.4। 50 सेकंड के बाद 0.5। तुम पहुंचे हो 0.5 ATM में। वाटर क्या चाहता था? 0.5। 60 सेकंड के बाद जब मोटर ने 0.1 ATM और वाटर वेपर डाला, तो तुम्हारे कमरे में उस वक्त कितना वेपर आया होगा, प्रेशर आया होगा? 0.5 तो रहा होगा। 0.5 था, तुमने 0.1 और डाला, कुछ नहीं हुआ सर। टोटल कितना जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब? टोटल कितना हुआ? 0.6। बट वाटर क्या चाहता है? 0.5। तो जो एक्सेस ऑफ 0.1 ATM है ना, कंडेंस, वो क्या हो जाएगा?
कंडेंस कॉन्डेंस हो जाएगा जब तक प्रेशर कितना ना हो जाए फाइनली 0.5 अच्छा 0.5 से ऊपर गया तो कॉन्डेंस, 0.5 से नीचे तो इवेपोरेट, होना 0.5 चाहिए। अंडरस्टूड दैट? यस सर। यस सर। क्या ये? वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ टेम्परेचर और नेचर पे डिपेंड करता है। बात समझ में आई? यस सर। चलो एक यस सर। सर हाँ सर ये अपने ब्रैकेट में HOH लिक्विड, HOH गैस वाला एक बार फिर से बताओ ना। मैंने कहा था कि वाटर लिक्विड चाहता है कि वो इवापोरेट हो टू फॉर्म वाटर वेपर, ठीक है, एंड वाटर वेपर चाहता है वो लिक्विड बने। ये दोनों सेम रेट पे होंगे जब जब प्रेशर ऑफ वाटर कितना आ जाएगा? 0.5 atm। हाँ, तो जब तक ये नहीं होता तब तक इक्विलिब्रियम सेट नहीं होगा। गेटिंग अ पॉइंट? यस सर। यस सर मतलब हर टेम्परेचर के लिए तो बोलने की कोशिश कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा वेपर प्रेशर। है। सुनो बच्चा पार्टी, हाँ हाँ सर सुन रहे हैं। इस कंटेनर के अंदर ना 0.1 मोल वाटर है, 300 केल्विन के अंदर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है 8.21 लीटर्स। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। Okay. नहीं यार ठीक है। नहीं नहीं N2 इस कार्बन डाइऑक्साइड, N2 जो है नंबर ऑफ मोल्स 1 है, कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स 2 है, ठीक है। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे इस कंटेनर के अंदर ना टोटल प्रेशर चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने, बड़े प्यार से इस कंटेनर को श्रीकांत सुपरमैन कभी उड़ा है तू? मैन उड़ा है तू? सेम टेम्परेचर मैंने क्या किया, वॉल्यूम को 8.21/2 लीटर कर दिया, ठीक है, आधा कर दिया। आधा कर दिया। तो मुझे अब इसके अंदर प्रेशर चाहिए, फाइनल प्रेशर कितना है, ठीक है। मैं तुमको मात्र 3 मिनट दे रहा हूँ उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ठीक है। और दूसरी चीज, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 300 केल्विन पे 0.5 ATM दे रखा है, ठीक है। देखो गैस के ऊपर वेपर प्रेशर मत लगाना, सही नहीं रहेगा। वेपर लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर लगता है। गैस अलग प्रेशर होता है सर। हाँ फिर भी लिक्विड को हमने वेपर प्रेशर नाम दिया है, पर गैस के लिए क्या लिक्विड प्रेशर होगा सर? क्या होगा? हमने लिक्विड के इस ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ प्रेशर को वेपर प्रेशर कहा है, तो गैस के प्रेशर को क्या कहते हैं? नॉर्मल प्रेशर कहेंगे यार, पार्शियल प्रेशर कहते हैं उसको, राइट। गैस के हाँ को डाल्टन लॉ में किया तुमने। पार्शियल प्रेशर। तुम भी ना मतलब कैसी कैसी बातें करते हो। नहीं वो नहीं ठीक है, छोड़ो। हो गया? कर रहे सर। तो फाइनल चाहिए था कि इनिशियल चाहिए? क्या?
सर फाइनल प्रेशर चाहिए या फिर इनिशियल प्रेशर चाहिए? फाइनल प्रेशर चाहिए बेटा, जब सब कुछ हो गया हो। चले सॉल्व करें गाइस। Okay. Done. You didn't tell me. कभी उड़ा है? क्या सर आपने मुझे बोला कुछ? हाँ. You क्या? are writing something on the screen, no? उड़ा है, फ्राई किया? क्या? क्या मतलब? उड़ा है मतलब क्या? सुपरमैन एरोप्लेन में बैठा है? फ्राई किया? हाँ बैठा हूँ हाँ? बैठा हूँ। बैठा नहीं बेटा, उड़ा है, उड़ा फ्लाई किया। बैठते हुए उड़ा हूँ सर। बैठ के उड़ा है? मतलब एयरप्लेन में बैठ के उड़ा हूँ। I'll give you a nice fly in a projectile motion at an angle of 45 degrees. Believe me, maximum range is at 45 degrees. You know that? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. I'll give you that. फिजिक्स का ये भी क्लियर हो जाएगा, डाउट रहेगा तो। सुपरमैन। Okay, fine. Okay, fine. Listen now. Okay. देखो ना, गैस के लिए we will always apply gas laws, right, guys? Yes, sir. See, I want everyone to concentrate here. Just mute your mics and listen only. Okay. Okay? Like humble request to everyone, just mute all of your mics and just concentrate here. Okay? Now, I got various answers. Chalo. Now listen, everyone. Number of moles of nitrogen is 1. Number of moles of carbon dioxide is 2. Let me apply gas equation. PV is equal to nRT. I know that, right? And all the gases behave ideally only unless it is not specified to me. So I'll apply PV is equal to nRT. So I'll come to know that pressure is equal to N
into 0.0821 into temperature is given to me as 300 Kelvin, divide by volume, that is 8.21 liters. I just cancel it, I got 100. Just cancel it, I got 3. So I got the particular equation that for pressure of gases, it should be equal to 3 times N. Agreed? अरे इतना समझ में Yes, sir. Yes, sir. नाइट्रोजन का प्रेशर कितना होगा? 3 atm. 3 atm और CO2 का 6 atm. सर ये कैसे पता चला? रिलेशन निकाला ना अभी. P is equal to nRT लगा के आया ना बेटा? हाँ सर. जितने अच्छा हाँ, नंबर ऑफ मोल. प्रेशर आएगा, करेक्ट? यस यस. अच्छा मुझे बताओ, इधर वाटर है, ठीक है? तो वाटर क्या चाहता है? प्रेशर 0.5 क्यों 0.5 बनना है. 0.5 प्रेशर लेके आना है, करेक्ट? हाँ. अगर मुझे प्रेशर 0.5 चाहिए वेपर फेज के अंदर, तो उसके लिए कितने नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए? 0.5/3. कितना आया? 0.166. मेरे पास है कितने मोल्स? 0.1. तो अगर 0.1 मोल ही है वाटर के, 0.166 मोल्स के बाद वो 8.5 एटीएम अटेन करेगा. तो टेल मी, अगर ये वाटर पूरा उड़ भी गया तो क्या प्रेशर 0.5 आएगा? नहीं. नहीं, आ ही नहीं सकता, वाटर ही नहीं है इतना. तो प्रेशर ऑफ वाटर क्या होगा इसके अंदर? 0.3. एग्जैक्टली 0.1 मोल ही था, तो पूरा 0.1 मोल उड़ जाएगा, तो 0.3 आएगा, तो आंसर विल बी 9.3. एग्री? Yes, sir. तो तुमने सबसे बड़ी गलती ये करी कि 0.5 ले लिया समझदार बच्चों की तरह, बट ये नहीं चेक किया कि उसके लिए इतने नंबर ऑफ मोल्स है कि भी या नहीं. गेटिंग इट? अब सर ये 0.3 कहाँ से आया? सर ये 0.16 वाला फिर से बताओ ना. बेटा मैंने बोला वाटर चाहता है कि उड़े, कब तक उड़े? प्रेशर कहाँ तक हो जाए इसका? 0.5. तो 0.5 वेपर बनेगा ना. हाँ. तो वेपर के लिए तो PV इक्वल टू nRT लग सकता है, बिकॉज वो गैस ही बन गया. हाँ. तो नंबर ऑफ मोल्स कितने चाहिए होंगे वाटर वेपर के? 0.5. हाँ सर, समझा ना? तो चाह के भी वो पेपर प्रेशर अटेन नहीं कर पाएगा, पूरा उड़ जाएगा. जब वो पूरा उड़ गया तो प्रेशर कितना आएगा? 0.3. एग्रीड? अच्छा, जब वॉल्यूम हाफ करते हो तो प्रेशर क्या होता है? डबल होता है. डबल. प्रेशर ऑफ वाटर कितना आएगा? उतना ही रहेगा ना. 0.3 को डबल करोगे तो क्या होगा? 0.6. 0.6. पर चक्कर क्या, वाटर क्या चाहता है? 0.6 0.5 बने रहे, तो 0.1 कंडेंस हो जाएगा. जैसे ये 0.6 पहुंचेगा, उसमें से 0.1 ATM क्या हो जाएगा? फाइनली कितना बचेगा? 0.5. तो टोटल कितना आ जाएगा इधर? 18.5 ATM. समझे? सर ये तो नहीं समझा मैं. ये अपने ना यहाँ पे 9.3 कैसे निकाला, वहाँ पे 18.5 कैसे मैंने निकाला? बोला कि प्रेशर था 0.3, करेक्ट? वेपर फेज में 0.4 होना चाहिए ना. क्या 0.4 क्यों? अच्छा नहीं, वो क्योंकि ऐड किया है. ओह ऐड किया है. एक मिनट. ओके. हाँ समझ गए. समझा ना? वॉल्यूम अगर आधा करेगा तो प्रेशर डबल होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो प्रेशर नाइट्रोजन का हो गया 6, कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया 12, उसका 0.6 सडनली 0.6 हो गया. बट क्या वाटर 0.6 लेके आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं. नो सर. कितना आएगा? 0.1 से कंडेंस हो जाएगा, बचेगा कितना? 0.5. दैट इज अ फील ऑफ वेपर प्रेशर. समझे? ओके सर. समझे? यस सर. सर एक बार फिर से बताओ ना. कौन बोला? सर मैं आदित्य. हाँ
क्या बताना है, कौन सा पार्ट बताना है? सर वही कि हमने डायरेक्टली क्यों नहीं ऐड कर दिया 18 में? क्योंकि उतना वाटर था ही नहीं मेरे पास आदित्य। सर पर वेपर प्रेशर तो जितना दिया है वाटर उसी पर देंगे ना। क्या सर जितना वाटर है उससे जितना वेपर प्रेशर आ रहा है वो देते हैं ना। हाँ ऑब्वियसली यार, जब उन्हें एक ड्रॉप गया तो 0.1 बनाया था ना, दूसरे ड्रॉप पे 0.2 लेके गया था, डायरेक्टली 0.5 थोड़ा ना लेके गया था, करेक्ट? तो इसमें भी जो पानी पड़ा हुआ है वो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है ना, तो पूरा इवेपोरेट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। नहीं करेगा। करेगा ना, 0.3 आ जाएगा। सॉरी you got that? Sorry, you understood that? Yes, sir. Great. Hey guys, everyone understood? Yes, sir. चलो ciao. Yes, sir. Yes, sir. Take care. Bye, sir. Bye. Very much, sir. Bye bye, sir. Bye हो bye. गया क्या सर? Yeah. ओके सर, बाय, थैंक यू। Yeah.